वेलकम एट यूनिरीडर्स.com। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्लेव डायनेस्टी की नेक्स्ट डायनेस्टी, वो है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी हमारे पास सेकंड डायनेस्टी है, उससे पहले थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे जो था, जो मुस्लिम इंपीरियलिज्म था ना, वो बिल्कुल पीक पे था। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। और जिस टाइम इन्होंने अपनी डायनेस्टी शुरू की उस टाइम पे वो 70 साल के थे। ठीक है। जैसे ही मलिक छज्जू, जो कि बलबन का, ही वॉज वेरी लेनियंट, बिकॉज जो मलिक छज्जू था जो कि बलबन का नेफ्यू था, उसने गवर्नर रहने दिया, कारा का गवर्नर रहने दिया। लेकिन उसकी लेनियंसी को मिसअंडरस्टूड किया गया। उसके बाद जैसे ठग थे जो कंट्री को लूटते थे, उनको भी सिविल वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया। 1292 की बात करें, मलिक छज्जू रिवोल्टेड, उसको फिर उसने अपने सन इन लॉ के साथ रिप्लेस कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर देवगिरी में देवगिरी पे हमला किया और वापस कारा आ गया। उसके बाद जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से अपने फादर इन लॉ यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। तो ये थी खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत। इसके अंदर दो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1296 से है, और ये कब शुरू थी? 1290 से। यानी जो जलालुद्दीन खिलजी है वो सिर्फ 6 साल के लिए रूल किया उसने। अब 1296 से 1316 तक उसका टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड भी कई बार एग्जाम में ऐसे कैसा पूछ लिया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का तो वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ मार्केट रिफॉर्म किए थे। अगर उसके साथ स्टेटमेंट मिला दी गई तो एक टफ क्वेश्चन बन सकता है कि इस टाइम पीरियड वॉज 1290 से लेकर के 1320 तक, ऐसे करके कुछ भी मिसमैच कर देंगे एंड यू गेट कंफ्यूज इन द एग्जाम। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1296 से 1316 तक, ये तो आपको याद रखनी है। और ये डायनेस्टी चलती है 1320 तक, यानी इसके सिर्फ 4 साल बाद तक, और इससे 4 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी से 4 साल पहले और अलाउद्दीन खिलजी के 4 साल बाद, यानी 1290 से 1320 तक सिर्फ 30 साल ये डायनेस्टी चलती है। अलाउद्दीन खिलजी made enormous gift to the hostile noble and Amir of Delhi to win over them। जिसने भी उसका अपोज किया उसने उसको सिवियरली पनिश किया और रेगुलेशन बना दिए उसने, ताकि नोबल्स को कंट्रोल किया जा सके। उसको बाद में उसको पता लगा कि जो नोबल्स की जनरल प्रॉस्पेरिटी है, उस इंटर मैरिजेज एंड नोबल फैमिली के बीच जो स्पाइस सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है, और जो वो लिकर का जो ड्रिंकिंग करते हैं वो उनके रिबेलियन का मेन कारण है। देयरफॉर ही पास 4 ऑर्डिनेंस। उसने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 4 ऑर्डिनेंस पास किए। पहले तो उसने नोबल्स की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर लिया। इंटेलिजेंस जो सिस्टम था उसको, जो स्पाइंग सिस्टम था उसको मजबूत किया। एंड ऑल द सीक्रेट एक्टिविटी जो भी होती थी वो इमिडिएटली किंग को या सुल्तान को रिपोर्ट की जाती थी। पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग वो भी टोटली स्टॉप कर दिया गया। एंड सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वो भी बैन कर दिया गया। इस हार्श मेजर के साथ उसने रिबेलियंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, जो एंड उसकी जो सैलरी था वो कैश में देता था फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। फ्रिश्ता एक फ्रिश्ता एक राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग उसके पास 4,75,000 की कैवलरी मैन थे, 4,75,000 घुड़सवार थे। और उसने एक नया सिस्टम सेट किया था, दाग और हुलिया। दाग का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज, जो भी हॉर्सेज थे उनकी ब्रांडिंग की जाती थी। और हुलिया मतलब लिस्ट ऑफ सोल्जर, कि वो कैसा दिखता है। इन ऑर्डर टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी, स्ट्रिक्ट रिव्यू ऑफ द आर्मी फ्रॉम टाइम टू टाइम वर्क कैरिड आउट। जो उनको सैलरी दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस रेगुलेशन होगा। प्राइस रेगुलेशन कंट्रोल करने के लिए उसने मार्केट रिफॉर्म किए। उसने दिल्ली के अंदर 4 मार्केट सेटअप की। पहली मार्केट थी वो ग्रेन के लिए थी। सेकंड जो मार्केट थी वो क्लोथ, शुगर एंड ड्राइड फ्रूट, बटर एंड ऑयल के लिए थी। थर्ड मार्केट जो थी वो हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल के लिए थी। ये क्वेश्चन मैचिंग में आ जाएगा कि पहली मार्केट किस चीज़ के लिए, सेकंड मार्केट किस चीज़ के लिए। तो देखो जाए तो स्लेव्स को कैटल एंड हॉर्सेस के साथ रखा गया है। एंड फोर्थ मार्केट जो थी यहाँ पे, फोर्थ मार्केट वॉज फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज। और इन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए वेरी हाई ऑफिशियल लगाए जाते थे। उनमें सबसे पहला नाम आता है शहनाई मंडी, जो मार्केट को रेगुलेट करता था। एंड सप्लाई ऑफ ग्रेन वाज इंश्योर बाय होल्डिंग स्टॉक। जैसे आज एफसीआई है, वहाँ पे भी स्टॉक बनाए जाते थे और वहाँ पे फूड को गवर्नमेंट स्टोर हाउस में स्टोर किया जाता था।
रेगुलेशन इशू किए जाते हैं ताकि सभी कमोडिटीज़ का प्राइस रेगुलेट किया जा सके। एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाया गया, दीवानी रियासत एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसका जो हेड था वो था नायब रियासत। एवरी मर्चेंट, जो भी मर्चेंट था ना, उसको मार्केट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर कराना होता था। और यहाँ पे सीक्रेट एजेंट भी थे जिनको मुनहियाज बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुनहियाज कौन थे? ये सीक्रेट एजेंट थे जो डायरेक्टली सुल्तान को रिपोर्ट करते थे रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस मार्केट। द सुल्तान ऑल्सो सेंड स्लेव बॉयज टू द slave boys to buy various commodities to check prices. Violation of the regulation was severely punished. जो भी इसको वायलेट करता था उसको सिवियरली पनिश किया जाता था, हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है, शॉपकीपर को। इवन ड्यूरिंग द फेमाइन द सेम प्राइस वॉज मेंटेन। अगर कोई शॉपकीपर चीट करता था उसको फॉल्स मेजरमेंट और फॉल्स वेट और मेजरमेंट का यूज़ करके, तो उसको काफ़ी पनिशमेंट दी जाती थी, हार्ड पनिशमेंट। इवन ड्यूरिंग द फेमिन द सेम प्राइस वॉज मेंटेन्ड। लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि मार्केट रेगुलेशन सिर्फ दिल्ली में थे या दिल्ली के बाहर जो प्रोविंशियल कैपिटल थी वहाँ भी थे। तो ये यहाँ से फिर एक स्टेटमेंट बन जाती है कि दीज रेगुलेशन वर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन दिल्ली और इन द प्रोविंशियल टाउन और कैपिटल। तो इसके बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट आने के चांसेस तो कम है, लेकिन फिर भी हमें इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द मार्केट रिफॉर्म्स, उसने लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी रिफॉर्म्स किए। वो पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने कि उस टाइम की लैंड को मेजरमेंट करने का काम किया। इवन द बिग लैंड लॉर्ड, जो बड़े लैंड लॉर्ड थे ना, डिड नॉट एस्केप कुड नॉट एस्केप फ्रॉम पेइंग लैंड टैक्सेस। बड़े जो जमींदार थे उनको भी लैंड टैक्स पे करना पड़ा। एंड लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश इन ऑर्डर टू एनेबल द सुल्तान टू पे। क्योंकि उसको जो सैलरी देनी थी वो कैश में देनी थी, इस वजह से जो लैंड रेवेन्यू लगता था ना वो भी कैश में ही लगता था। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है, कैश, ठीक है। हिज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द फ्यूचर। शेरशाह सूरी ने और अकबर ने जो लैंड रिफॉर्म किए वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कैंपेन की। अलाउद्दीन खिलजी सेंड हिज आर्मी 6 टाइम अगेंस्ट द मंगोल। पहले 2 में तो उसे सफलता मिली, लेकिन तीसरे टाइम जो थर्ड मंगोल इन्वेडर था ख्वाजा, वो दिल्ली की कैपिटल तक आ गया था, बट दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कैपिटल सिटी। तो मोस्ट ब्रूटल फाइट वॉज देयर बिटवीन द मंगोल्स एंड द अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 3 जो मंगोल इन्वेजन हुए ना, उनको बहुत सिवियरली डील किया गया। Thousands of Mongols were killed and the northwestern frontier was fortified and a Ghazi Malik was appointed as the warden of the march to protect the frontier. जो वेस्टर्न फ्रंटियर था उसको फोर्टिफाइड किया गया और गाजी मलिक को स्पेशल लगाया गया देखने के लिए ताकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर स्ट्रांग हो। द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के अंदर आता है गुजरात, मेवाड़ और दक्कन। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मेवाड़ और दक्कन को जीता था। ही सेंड नुसरत खान एंड उल्गू खान टू कैप्चर गुजरात इन 1299। 1299 के अंदर उसने गुजरात, नुसरत खान और उल्गू खान को बेचा, जिसमें किंग और उसकी डॉटर तो बच गए, बट रानी क्वीन वॉज कैच्ड और बाद में उसे दिल्ली भेज दिया गया। काफूर को लेके आया वो, जिसका नाम था जिसको बाद में मलिक नायब बना दिया गया, यानी मिलिट्री कमांडर। 1301 के अंदर अलाउद्दीन मार्च अगेंस्ट द रणथंपुर एंड आफ्टर 3 मंथ सीज इट फेल। रणथंबोर को 3 महीने बाद फिर उस पर कब्जा कर लिया। जो वुमेन थी उन्होंने जौहर यानी सेल्फ इमोलेशन कमिट किया। अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न अगेंस्ट चित्तौर। अलाउद्दीन का नेक्स्ट टारगेट था चित्तौर। बहुत सारे महीनों के बाद उसने पावरफुल स्टेट, जो चित्तौर था ना वो राजस्थान का एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था। इसका सीज काफ़ी महीनों तक चला। इन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी स्टॉर्म चित्तौर फोर्ट एंड राजा रतन सिंह एंड सोल्जर फॉर्ट वायलेंटली बट सबमिटेड। राजपूत वुमेन इंक्लूडिंग रानी पद्मावती परफॉर्म जौहर। और जो पद्मावती का ये एपिसोड है हमारे पद्मावत से मिलता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी, जो शेरशाह सूरी के कंटेम्प्रेरी थे, शेरशाह सूरी के टाइम में थे, ठीक है। शेरशाह सूरी के टाइम में या हुमायूं के टाइम में भी हम इसे बोल सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी व द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज, उसने दक्कन और डाउन साउथ तक गया, वो वहाँ तक भी उसने अपनी अचीवमेंट की। वहाँ की 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। यादव थे देवगिरी के, काकात्य ऑफ वरंगल, होयसल ऑफ द्वारसमुद्र एंड पांड्य ऑफ मदुरई। इन चारों एम्पायर पे उसने हमला किया और वहाँ से एक बहुत ही लूट का सामान वो लेके आया। अलाउद्दीन ने अपने मलिक काफूर, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा टू रू अगेंस्ट द रूलर ऑफ देवगिरी रामचंद्र देव।
देवा हु सबमिटेड एंड पेड रिच ट्रिब्यूट, उसने बहुत सारा रिच ट्रिब्यूट दिया। ऐसे ही 1309 के अंदर जो मलिक काफूर था वो वरंगल तक गया। वरंगल में प्रभ प्रभा रुद्र देव था, जिससे कि उसने इनॉर्मस बूटी ली। उसके बाद आता मलिक काफूर। नेक्स्ट टारगेट हुआ द होयसाल रूलर वीरा भलाला 3। He was defeated and a vast quality of beauty was seized and sent to Delhi. Kafur next marched against the Pandya. फिर वो पांड्या के अगेंस्ट गया। वीरा पांड्या flies from his capital Madurai. Kafur seized enormous wealth from the Pandya kingdom and returned to Delhi. इस तरह से उन्हें वरंगल वरंगल हो गया, मदुरई हो गया, पांड्या किंगडम हो गया, यहाँ पे उसने अटैक किया और देवगिरी के रामचंद्र देव को भी हरा दिया। इस तरह वो डाउन साउथ होते हुए काफ़ी लूट का सामान लेके वापस आया था। अब बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी 1316 में मर गया। गेट डाइड इन 1316। उसके बाद जो खिलजी डायनेस्टी है वो सिर्फ 4 साल चली एंड उसके बाद फिर हमारी आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। ऑल्दो सुल्तान वॉज इलिटरेट, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो इलिटरेट था, लेकिन उसने अमीर खुसरो एंड अमीर हसन जैसे लोगों को पैट्रोनाइज किया और उसने अलाई दरवाज़ा भी बनाया और एक नई कैपिटल बनाई सिरी में, एंड न्यू कैपिटल एट सिरी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिरी की जो नई कैपिटल थी वो किसने बनाई, तो आंसर आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, ये भी बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन इनको पैट्रोनाइज किया। मुबारक शाह एंड खुसरो शाह ने सक्सेसर, मुबारक शाह एंड खुसरो शाह वर द सक्सेसर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जो गाजी मलिक था जो कि दीपालपुर का गवर्नर था, उसने खुसरो शाह की हत्या कर दी और खुद गद्दी ले ली। इस तरह से वो गयासुद्दीन तुगलक के टाइटल के साथ 1320 में गद्दी पे बैठा गाजी मलिक। ठीक है, 1320 में। और यहाँ से फिर हमारी तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है अमीर खुसरो है, और अमीर खुसरो में भी सबसे इम्पोर्टेंट उसके मार्केट रिफॉर्म्स है। और मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किए, क्योंकि प्राइस को रेगुलेट करना चाहता था, और प्राइस को रेगुलेट करने के लिए उसने अलग अलग मंडियाँ बनाई और उनके अंदर प्राइस रेगुलेशन लगाया। 4 मंडियाँ बनाई और दीवाने अरीज एक अलग से डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया। नायब अरीज स्पाइस भी मार्केट के अंदर भेजे गए। तो ये 5-7 टॉपिक हैं जो हमें दिमाग के अंदर रखने हैं। इससे बाहर यूपीएससी शायद ही पूछे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और एक पद्मावत का इंसिडेंट बार बार आता है, उस पर मूवीज़ भी बन चुकी है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हमें इन सारे टॉपिकों को कनेक्ट करके पढ़ना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गिव योर सजेशन कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर करना चाहें शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।